हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड है। हम लोग पिछले दो वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन किया, लेकिन आज लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ हम लोग सवाल को भी सॉल्व करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। बेटा हम सब जानते हैं, आप लोग आपको पता होगा कि पीरियोडिसिटी क्या होता है। किसी फंक्शन का पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। पीरियोडिसिटी का मतलब है कि वो फंक्शन एक निश्चित इंटरवल के बाद है ना अपने वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ये सब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। जीआईएफ होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। तो जैसे कि ये देखो, साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है इस तरह से बनता है। ये हो गया 0, या पाई, 2 पाई, 4 पाई। बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 से 2 पाई ये हो गया। फिर यही जो है, यही चीज फिर यहाँ से रिपीट होता है ऐसे। फिर इसी तरह से और भी रिपीट होता चला जाएगा। तो ये जो फंक्शन है कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। ये इतना भाग बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो इसका जो है मैथमेटिकल जो आ, क्या बोलेंगे उसको, मैथमेटिकली हम कैसे पता करते हैं कि कोई फंक्शन पीरियोडिक है या फिर नहीं है, फिर उसका पीरियड क्या है। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से है, एफ एक्स प्लस टी और इक्वल टू फिर आ जाता है एफ एक्स, ये टी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम इस फंक्शन में टी को ऐड करते हैं और फिर वही वैल्यू आपको मिलता है, वही फंक्शन आपको मिलता है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है, टी है। तो यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है, देखो ये 0 से 2 पाई तक। इसका मतलब हुआ कि एक्स प्लस 2 पाई अगर करेंगे तो ये आपको मिलेगा एफ एक्स। और एफ एक्स क्या आपका यहाँ पे साइन फंक्शन है। एफ एक्स का यहाँ पे साइन फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 2 पाई ऐड करते जाएंगे, 2 पाई, 4 पाई, इस तरह से 6 पाई, 8 पाई, तो आपको सेम इंटरवल में आपको सेम वैल्यू मिलेगा। ग्राफ भी आपको एक जैसा दिखेगा। तो बच्चों इस तरह का जो फंक्शन है, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज होता है और उस प्रॉपर्टीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है 0 to n t। ये फंक्शन आपका एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये होता है एन 0 to t एफ एक्स डी एक्स। एन कोई इंटीजर्स है। अब यहाँ पर देखो, एफ एक्स जो है एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है, टी।
इसका पीरियड है टी, मतलब एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका पीरियड है टी, ठीक है, मतलब टी इंटरवल के बाद वो फंक्शन का वैल्यू रिपीट होता है, या उसका जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ एक जैसा दिखेगा टी इंटरवल के बाद। तो इसका एक ये प्रॉपर्टीज होता है, अगर यहाँ पे किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके पीरियड को, लिमिट आपको इस तरह से दिया हुआ है, जीरो से एन टी, जीरो से एन टी दिया हुआ है। अब मान लो कि ये आपको इस तरह से दिया हुआ है, जीरो से टेन टी, और ये है एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको लिखेंगे टेन जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से लिखेंगे। जीरो से टी तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके वैल्यू के आपको बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग विजुलाइज करते हैं, इसको देखते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन इस तरह का कोई पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, कोई पीरियोडिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, इस तरह का कोई पीरियोडिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, यहाँ जीरो है, यहाँ टी है, यहाँ टू टी है, यहाँ थ्री टी है, यहाँ फोर टी है, यहाँ n माइनस वन टी है, और यहाँ आपका एन टी है। तो ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, ये बार देखो रिपीट हो रहा है। जीरो से टी तक जो फंक्शन का शेप है ना, इसके ग्राफ का जो शेप है वही शेप टी से टू टी तक है, वही टू टी से थ्री टी तक है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका रिपीटेशन का इंटरवल है जीरो से टी, यानी टी है, टी इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है, यहाँ कहाँ तक, एन टी तक। अब बच्चों इसका जितना एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, उतना ही इसका एरिया होगा, उतना ही इसका एरिया, उतना ही इसका एरिया होगा, क्योंकि सब सेम है, ठीक है। तो तुम जीरो से टी तक का एरिया निकाल दो, या टी से टू टी तक का एरिया निकाल दो, या टू टी से थ्री तक का एरिया निकाल दो, थ्री टी से फोर टी तक का एरिया निकालो, या एन माइनस वन टी से एन टी तक का एरिया निकालो, सब एरिया क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो इसका एरिया को मान लेते हैं ए, तो ये भी हो जाएगा ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो सबका एरिया सेम हो गया। अब एक का एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा आपको जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, इसका एरिया हो गया जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। इसका एरिया कितना हो जाएगा, टी से टू टी तक निकालेंगे तो जितना इसका एरिया है उतना ही एरिया इसका होगा ना। इसका मतलब ये एरिया कितना हो गया, ए। अब इसको निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है। इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। टोटल एरिया कितना हो गया, एन ए हो गया, है ना। अब एन ए और ए कितना है, ये वाला ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं एन जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, जो ये एन हो गया। तो टोटल एरिया कितना हो गया, एन जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। तो यहां पर जो हम लोग क्या करते हैं बेटा, कि अगर आपको बहुत लंबा इंटरवल दिया हुआ है, मान लो यहाँ से जीरो से दिया हुआ है 100 टी तक, जीरो से दिया हुआ है 2025 टी तक, इस तरह से अगर दिया हुआ है, तो हम एक इंटरवल में उसका एरिया निकालेंगे, मतलब एक एक इंटरवल तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद फिर 2025 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहला इंटीग्रेशन का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ये, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो आपका है ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स। ये होता है टी क्या है, टी पीरियड है, इस फंक्शन का पीरियड है। एक कोई वैल्यू दिया हुआ है, एक कोई नंबर है, फिर यहाँ पे एन भी कोई इंटीजर है, इसका वैल्यू है। अब ये इतना बनेगा और फिर इससे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। तो अब देखो कि ये इसका मतलब क्या हुआ, तो फिर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं। ये हो गया 0, इस तरह से बढ़ेगा और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस वन टी और ये आपका हो जाएगा एन टी, फिर यहाँ हो गया t, ये हो गया 2t, ये हो जाएगा 3t, ऐसे। तो बच्चों यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, 0 से, और ये आपका कहाँ से शुरू होगा, a से। a से शुरू होगा, मान लो कि यहाँ पे हम ले लेते हैं a से हम शुरू कर रहे हैं, इंटीग्रेट कहाँ से कर रहे हैं, a से, 0 से अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो a से जब शुरू कर रहे हैं तो a से t, फिर t से 2t, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे हम देते हैं ये आपका, तो देखो n माइनस वन टी, ठीक है, n माइनस वन टी है ना, और यहाँ से यहाँ तक एन टी है। तो जो ये पार्ट है वही पार्ट आपका यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये आपका हो जाएगा n माइनस वन टी, इस तरह से ये वाला पार्ट हो जाएगा a प्लस n माइनस वन टी, मतलब ये वाला भाग कितना आपका a है, ठीक है, ये वाला भाग आपका a है। तो a से हम शुरू किए और इस तरह से यहाँ a है, ठीक है, तो इसमें a जोड़ देंगे तो ये वाला जो लाइन बनेगा यहाँ पे ये बनेगा a प्लस n माइनस वन टी, इस तरह से। मान लो कि हम इसको यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला भी उसका डिस्टेंस कितना होगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 2t, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो कि इसको जो है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को अगर हम उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, इस पार्ट को अगर हम उठा करके यहाँ पे रख देते हैं तब ये 0 से 2t बन जाएगा। तो 0 से 2t का जो एरिया होगा वो a से a प्लस 2t के एरिया के बराबर होगा, है ना। तो a से a प्लस 2t तक इंटीग्रेट करो या 0 से 2t तक इंटीग्रेट करो, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे ए टू ए प्लस एन टी। अब यहाँ पे ए का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ए से कोई मतलब नहीं है, ये बन जाता है आपको 0 से एन टी, और 0 से एन टी फिर बन जाता है एन, 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। अगर आपको सवाल में कहीं पे मान लो इस तरह से दे दिया 4 और यहाँ दे दिया 4 प्लस 2t, ऐसे कोई दे दिया सवाल, तो इस 0 को हम हटा सकते हैं, इस 0 से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ ये 4 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 0 से 2t, हम इसी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2t तक, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वही आपका इसके एरिया के बराबर हो जाएगा।
बच्चों ये दो प्रॉपर्टीज हो गया। अब देखो तीसरा प्रॉपर्टीज है एम टी एन टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये होता है एन माइनस एम जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, एन कोई नंबर है, एम कोई नंबर है। अब इसको हम लोग जीरो से टी तक इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद फिर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे जैसे यहाँ देखो ये हो गया, इस तरह से आपको दिया हुआ है टी, टू टी, थ्री टी, फोर टी दिया हुआ है, यहाँ जीरो है। इसका इंटीग्रेशन हम टू टी से शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं आपको यहां तक, फोर टी तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग शुरू करेंगे टू टी से फोर टी तक, हम जीरो से नहीं शुरू करेंगे। इस तरह से एफ एक्स डी एक्स। अब देखो टू टी से फोर टी तक का जो एरिया होगा वही जीरो से इसका डिफरेंस, इसको मान लो इस तरह से, हाँ ठीक है, जीरो टू टी से फोर टी तक का एरिया कितना है, ये वाला एरिया है, ये दोनों का एरिया है। तो अगर हम जीरो से टू टी तक, अब टू टी कहाँ से है, फोर टी में से टू टी माइनस करो, यानी फोर माइनस टू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टू। ठीक है, तो फोर टी में टू टी, यानी यहाँ से जीरो से टू टी तक अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ये फोर टी और टू टी है, तो हम जीरो से टू टी तक इंटीग्रेट करो या फिर टू टी से फोर टी तक इंटीग्रेट करो, या फिर याद करते हैं हम लोग की जीरो से टी तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और जितना इसका डिफरेंस है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एफ एक्स डी एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टू टी से फोर टी एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। मतलब जीरो से टी तक मल्टीप्लाई, ये इंटीग्रेट करो, उसके बाद फिर इसको टू से टू कहाँ से आया, फोर में से टू को माइनस करने पे ये टू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये दो को कर्व है, अब ये दोनों का एरिया, फिर अब हम टू से जीरो से टी मल्टीप्लाई करके और फिर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों एरिया के इक्वल हो जाएगा, ये दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग इस तरह से लेते हैं, इसके और अच्छी तरह से समझते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ठीक है, ये हो गया जीरो, टी, टू टी, थ्री टी, फोर टी, फाइव टी, सिक्स टी, सेवन टी, एट टी, नाइन टी, टेन टी। बेटा इसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं फाइव टी से टेन टी तक, इसको छोड़ो, हम यहां से करना चाह रहे हैं फोर टी से टेन टी तक, है ना। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है फोर टी से टेन टी तक एफ एक्स डी एक्स। अब देखो 10 में से 4 गया 6, ठीक है, अब ये कितना भाग, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया मान लो ए है, ए है,
ए है, ए है, ए है, ए है, तो इसका टोटल एरिया कितना हो गया? 6A हो गया। ये भी एरिया ए है, ये भी एरिया ए, ये भी एरिया ए, ये भी एरिया ए है, सब एरिया इक्वल है। तो यहां से यहां तक एरिया कितना हो गया? 6A। ठीक है, मतलब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? 6A। अब हम क्या करते हैं, 10 में से 4 को घटा देते हैं, 10 - 4 को घटा देते हैं, और फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से t तक, 0 से t तक fx dx, इस तरह से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 10 में से 4 गया, कितना बचेगा? 6। और 0 से t, इसका एरिया कितना है? a है, तो बच्चों a हो गया। तो चाहे आप 4t से 10t तक इंटीग्रेट करो, या फिर इसका डिफरेंस में से डिफरेंस को आप एक इंटरवल में इंटीग्रेट करके उससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये प्रॉपर्टीज है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अब एक और एक प्रॉपर्टीज आप हम लोग देखते हैं इस तरह से कि अगर आपको a प्लस एन टी और a प्लस एम टी ऐसे दिया हुआ आपको, तो फिर यहां हम इसको कैसे करेंगे? एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अच्छा ये हो जाएगा आपका एन टी बट्टा एम टी एफ एक्स डी एक्स, और फिर इसको लिखेंगे हम लोग एन माइनस एम 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। इसको भी हम लोग ग्राफ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है a प्लस एन टी और b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, बच्चों ये आपका हो जाएगा बी ए एफ एक्स प्लस एन टी डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर इस फॉर्म में आपको कहीं पे क्वेश्चन मिलता है इसका, b प्लस एन टी और a प्लस एन टी, बी प्लस एन टी और a प्लस एन टी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए टू बी एफ एक्स प्लस एन टी डी एक्स इक्वल टू, फिर प्लस एन टी, चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो एक्स प्लस एन टी बराबर हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अब जो है यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे जैसे कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b माइनस सी ए माइनस सी एफ एक्स प्लस सी डी एक्स। बच्चों इसमें अगर c माइनस करेंगे दोनों में तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, और अगर यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस करना। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है, पर ये पीरियोडिसिटी का नहीं है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट में कोई कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फंक्शन में आपको उसको ऐड करना है, और अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो फंक्शन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं एन टी को ख़त्म करने के लिए एन टी माइनस करेंगे तो यहाँ आपको एन टी प्लस करना है।
अगर हम यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ आपको माइनस करना है। तो एन टी यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसको क्या किए, प्लस कर दिए। तो एक्स प्लस एन टी और एक्स प्लस एन टी, एफ एक्स प्लस एन टी इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, टी इसका पीरियड है, एन टी। तो बच्चों ये सब आपका हो गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम देखते हैं कुछ सवाल को, हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है इस तरह से, 0 से 20 पाई मोड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना आपको। बच्चों कोई भी मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका पीरियड आपको पता होगा। ये फंक्शन आपको या तो cos x है, या फिर मोड sin x है, या फिर मोड tan x है। ये सब का पीरियड आपका पाई होता है। ये सब का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना हो गया, पाई। इस फंक्शन का पीरियड कितना हो गया, पाई। तो जब पाई हो गया तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया 0 से एन टी का, ये फॉर्मूला, टी क्या है, पीरियड है, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा पाई। तो 0 से 20 पाई, ये इस प्रॉपर्टीज पे है, एन टी पे। ये एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे एन 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टीज पे इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो बेटा चूंकि पाई जो है इस फंक्शन का पीरियड है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 0 से टी मतलब पीरियड यहाँ पे छोड़ देते हैं, बाकी जो नंबर है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें पीरियड आपका कितना है, पाई। तो पाई को हम छोड़ देंगे वहीं पे, अपने जगह पे, अपने घर पे छोड़ देंगे, और 20 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हो जाएगा आपको मोड एक्स डी एक्स। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना, 20 से अब सिर्फ मल्टीप्लाई करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो कि इसका पीरियड होता है 2 पाई, तो अगर इसका 2 पाई पीरियड होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 इंटू 2 पाई, फिर पीरियड को हम यहीं पे छोड़ देते, 10 को हम यहाँ ले आते हैं। तो ये आपका बन जाता है इस तरह से, यहाँ लिखते हैं हम लोग 2 पाई, यहाँ लिखते हैं 0, और ये फंक्शन हो गया एफ एक्स डी एक्स। बच्चों इस तरह से आपको लिखना था अगर पीरियड होता 2 पाई। जैसे साइन का पीरियड होता है 2 पाई, ठीक है। तो अगर साइन यहाँ पे सिर्फ cos x रहता, cos x का भी पीरियड होता है 2 पाई, अगर यहाँ पे cos x होता है, sin x होता, तो हम यहाँ पे 2 पाई छोड़ देते, 10 को हम यहाँ ले आते, तो 0 से 2 पाई हो जाता। लेकिन यहाँ पे मोड फंक्शन है, तो मोड फंक्शन का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, इसलिए हम यहाँ पे पाई को छोड़ देंगे, जो पीरियड है उसको यहाँ पे लिखेंगे, बाकी जो नंबर है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब मोड फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं, cos x बराबर 0 करेंगे, तो इससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा पाई बटा 2, मतलब पाई बटा 2। तो आपको 0 से पाई बटा 2 और फिर पाई बटा 2 से आपको पाई तक इसको तोड़ना। तो ये हो गया 20, फिर यहाँ हम लिखेंगे 0 से पाई बटा 2 डी एक्स प्लस पाई बटा 2 से पाई डी एक्स। अब 0 से पाई बटा 2 में cos x क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव। और पाई बटा 2 से पाई में क्या होता है, माइनस cos x, नेगेटिव होता है। तो ये बच्चे हो गए आपको माइनस, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो गया आपको 20
cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो जगह sin x 0 से π/2 माइनस यहाँ हो जाएगा sin x π/2 से पाई। अब sin π/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे रखेंगे पाई, साइन पाई का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपको इस तरह से 20। यहाँ तो साइन π/2 रखेंगे तो वैल्यू 1 हो गया, फिर 0 का 0 हो गया, इस तरह से हो गया माइनस, यहाँ पाई रखेंगे तो आपको 0 हो जाएगा और माइनस हो गया 1। तो बच्चों ये हो गया 20 माइनस माइनस प्लस इंटू 2 इक्वल टू हो गया 40। ये आपका आंसर आ गया। इसको हम डायरेक्ट भी इस तरह से बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, आपको बीच में ब्रेक करना है। दूसरा है कि आपको ये अगर हम शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो ये जो ग्राफ है साइन का, ये इसका एरिया होता है 1, इसका भी एरिया होता है 1, इस तरह से ये पूरा हाफ लॉबी जो बना हुआ है इसका एरिया 1 होता है, सॉरी 2 होता है, और यहाँ से π/2 और पाई इसका जो एरिया होता है ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 1 होता है, 1 होता है, इस तरह से ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्राफ का पार्ट है इसका आधा भाग का एरिया 1 होता है, पूरा भाग का एरिया 2 होता है। तो 0 से π/2 देखेंगे तो इसका एरिया 1 हो गया, अब π/2 से पाई देखेंगे तो इसका एरिया 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। तो यहाँ पे 20 इंटू, अच्छा ये तो साइन का हो गया, तो साइन में जब भी आपको मिल जाए 0 से पाई साइन एक्स dx तो इसका एरिया होता है 2, और 0 से π/2 में इसका एरिया होता है 1। 0 से अगर π/2 साइन एक्स dx है तो इसका एरिया होता है 1। तो इसको भी अगर आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सुविधा हो जाएगी, समय का बचत होगा। उसी तरह से जो कॉस का ग्राफ होता है ये ऐसे बनता है, तो ये इसका तो एरिया हो जाएगा 1। 0 से ये कितना हो गया आपको π/2, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया पाई। तो 0 से π/2 में इसका एरिया 1 है, और 0 से पाई में इसका एरिया 2 है। तो सेम चीज़ है, साइन का भी 2 है, यहाँ साइन का भी 2, तो कॉस का भी, साइन और कॉस दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। और यहाँ चूंकि मोड है बच्चों, तो मोड का ग्राफ कैसे होता है, मोड का ग्राफ आपको ऐसे बनेगा, पाई तक ये π/2, तो इसका एरिया 1, इसका और दोनों का एरिया कितना हो गया 2। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 इंटू 2 इक्वल टू 40। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीरो से 100 e⁻ x माइनस GIF ऑफ x dx, तो इसका वैल्यू निकालना आपको। अब x माइनस GIF है, तो इसका जो पीरियड होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, जो फ्रैक्शनल फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा आपको, 1 हो जाएगा। तो जब 1 हो जाएगा
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 1 करेंगे यहाँ पे, तो ये तो पीरियड हो गया आपको, तो पीरियड को हम यहीं पे छोड़ देंगे और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 1 हो गया e⁻x माइनस GIF इतना। अब ये हो गया 100, 0 से 1। अब 0 से 1 में इसका वैल्यू कितना होता है? 0 से 1 में इसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो आपको यहाँ पे बच गया e⁻x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ex का हो गया ex 1, बच्चों ये हो गया 100 e⁻1 i⁻0, तो हो गया 100 इंटू e माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। हम सवाल देखते हैं, 2022 में आया हुआ सवाल है, नहीं सॉरी, हाँ 2002 में आया था एक सवाल इस तरह का। इसमें कह रहा है लेट t ग्रेटर देन 0 बी फिक्स्ड रियल नंबर suppose f is continuous function such that for all x belongs to R, fx plus t equal to fx if I equal to 0 to t fx dx, then the value of 3 plus 3t 3 f2x dx। ये 2002 का सवाल है बच्चों, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ कह रहा है टी पॉजिटिव है, ये फिक्स रियल नंबर है, सपोज एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है टी। इससे हमको पता चल रहा है कि फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है, टी है। और आई एक इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, आई बराबर इतना दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ 3 to 3 plus 3t 2x dx, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ एफ एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है f2x। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, x बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे t, और इस इंटीग्रेशन को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे मान लो लेट 2x बराबर t, तो ये हो जाएगा 2dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt बट्टा 2। अब लिमिट को आपको चेंज करना है, x का वैल्यू हम 3 यहाँ पे पुट करेंगे, तो x जब 3 पुट करेंगे तो t हो जाएगा कितना
6। फिर x जब 3 प्लस 3t पुट करेंगे तो t आपका हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 60 बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं I1। तो ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 6 प्लस 6t एफ टी डी टी, यहाँ हो जाएगा 1/2, ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम बताए थे ए प्लस एन टी, तो ए प्लस एन टी है, तो ये 6 को तो हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो बन जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 6t 0 से, और ये हो गया एफ टी डी टी। अब एफ टी डी टी हो गया। फिर यहाँ पे अब शुरू वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी 0 से एन टी वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 6, और यहाँ हो जाएगा 0 से t। अब वेरिएबल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो पहला प्रॉपर्टीज होता है कि वेरिएबल बदलने पे डिफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग ax dx इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ आ गया आपको 3 से कैंसिल हो गया 3, और ये वाला जो वैल्यू है ये आपका i के बराबर है, तो ये हो गया i, तो ये आंसर हो गया आपको 3i। यही आपका आंसर, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा 3i। बच्चों थोड़ा सब्सक्राइब किया करो, लाइक करो, कमेंट करो, इतना मेहनत करते हैं, ना लिखना पड़ता है क्वेश्चन, मेरे पास उस तरह का बोर्ड नहीं है। फिर ये क्वेश्चन है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी a differentiable function, differentiable curve satisfying ax एफ टी डी टी बराबर x² प्लस x2 t² एफ टी डी टी, then π/4 एफ एक्स प्लस x⁹ माइनस x³ प्लस x प्लस 1 बटा cos स्क्वायर x dx इक्वल टू व्हाट। ये भी जेई का ही सवाल है, ये काफ़ी मनोरंजक, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। ये आसान है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। ये देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, पर ये है बहुत सिंपल सवाल। तो क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या है इसमें। ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, अब इस इक्वेशन का यूज करके हम एफ एक्स का वैल्यू इससे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन से हम एफ एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों ये जो है न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे लिमिट में x है, यहाँ पे t है। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो
तो जो लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपको बन जाएगा एफ एक्स। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर ए वैल्यू इसमें पुट किया जाता है तो वैल्यू जब ए इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा एफ टी और ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कांस्टेंट। आपको न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला थ्योरम आपको पता होगा। पहले हम इसमें एक्स वेरिएबल में पुट करते हैं, टी की जगह पर एक्स पुट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो इस तरह से करेंगे, एक्स इसमें पुट की एफ टी बन गया, फिर हम x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर a इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा एफ ए, फिर a को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 0। बच्चों ये तो 0, ये तो खत्म हो गया, तो बच गया आपका कितना एफ एक्स। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको बन गया x। अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे, हाँ प्लस जब 2 पुट करेंगे तो ये आपको 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ टी, और फिर 2 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर लिखेंगे माइनस, तो आपको हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा एफ एक्स, और एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1। अब यहाँ से जो है ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स। इसको इधर ले आओ तो यहाँ से एफ एक्स का आपको मिल जाएगा एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों एफ एक्स का ये फॉर्म आपको मिल गया, एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये सवाल में माइनस ए से ए तक का ये प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई होगा, माइनस ए से ए तक। तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन माइनस ए से ए तक है तो उसमें हम पहले चेक करते हैं कि वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो अगर ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, और अगर इवन फंक्शन है तो हम 0 से अपर लिमिट लिखते हैं, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कैसा फंक्शन है, ये आपको ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर माइनस एफ एक्स आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो इसमें अगर माइनस पुट करो, माइनस एक्स इक्वल टू, तो ये तो हो जाएगा माइनस, और 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी माइनस एफ एक्स आ गया। तो ये तो ऑड फंक्शन हो गया, ये जो एफ एक्स है ये ऑड फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन हो गया, आपको ऑड फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो जो हमको फाइंड करना है तो ऑड फंक्शन बन गया। अब एफ एक्स बटा कॉस स्क्वायर लिखते हैं तो ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ये तो ऑड बन गया। अब एक्स के पावर 9, इसमें भी अगर माइनस पुट करेंगे तो ये भी जो है माइनस इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपका जो फंक्शन हो गया ये कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। मतलब इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो फंक्शन आपका कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको 0 आ जाएगा, ये पूरा का बच जाएगा आपको ये पाई बटा 4 और माइनस पाई बटा 4, 1 बटा कॉस स्क्वायर dx। देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, कॉस स्क्वायर x। ये काफी लग रहा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है, पर ऑड फंक्शन ने इसको आसान कर दिया। तो बच्चों ये एफ एक्स ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये पूरा फंक्शन आपका कैसा हो गया, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका होता है 0।
अगर आपने प्रॉपर्टीज को देखा समझा होगा अच्छी तरह से, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है 0। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो π/4 और -π/4। अभी यहां पर भी अगर हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं, तो ये कैसा फंक्शन है, cos स्क्वायर एक्स जो है एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो ये देखो 1/cos स्क्वायर, इसको आगे भी हम इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखो 0/0 π/4, ठीक है, 0 π/4, और ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स dx। ऐसे भी बना सकते हैं, फिर सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x, तो tan x का π/4 और फिर 0 फिर उसमें π/4 और ये वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 tan x π/4, π/4 है, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, tan π/4 का वैल्यू कितना आता है, tan 0 का वैल्यू 0, tan π/4 का वैल्यू 1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आ जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों इस लेक्चर में आपने कुछ इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक फंक्शन का जो डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।